हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त बिल्कुल बढ़िया है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से एक और नई क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CHSL मेंस जो हमारे पास में अभी हुआ है भाई 2025 वाला जो मेंस है। उसमें जो 30 क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चंस को लेकर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अगर आप एक SSC एस्पिरेंट हैं तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। आने वाले समय में आपको इसी तरीके से लेवल देखने के लिए मिलने वाला है। तो शुरू से आखिरी तक जुड़े रहिएगा और देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चंस आए, कैसे आप इन क्वेश्चंस को स्मार्ट तरीके से कर सकते थे। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं 1 बाय 1 विथ कंसेप्ट यहाँ पे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस सेशन की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है भाई हमारे पास में बेसिक क्वेश्चन है। In a quadrilateral ABCD, the measure of three interior angles, angle A equals to 98, angle B equals to 82, angle C equals to 110 degrees. Determine the measurement of angle D. तो ये तो बेसिक हो गया हमारे पास में क्वेश्चंस। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम होता है दोस्त हमारे पास 360 डिग्रीज। अब देखिए ए बी सी के लिए बात कर रखा है। 98 82 180 तो ये हो गया, प्लस 1 110 तो 290 हमारे पास में यहाँ तक सम हो चुका। बचा कितना भाई 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा दोस्त, यहाँ पे बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। जो रिमेनिंग एंगल होगा वो 70 डिग्री का आपके पास में होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा क्या कहता है आपसे सवाल। क्वेश्चन है आपके पास में, इन अ पैरेललोग्राम ABCD द डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ D if AO is 6 centimeter and BO is 8 centimeter, determine the length of AC and CD। आपके पास में एक पैरेललोग्राम है सर, समांतर चतुर्भुज है आपके पास में ABCD। इसमें जो आपके विकर्ण है ये परस्पर बिंदु O पे प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पे प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिएगा एक कंडीशन हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज है दोस्त, यहाँ पे जो विकर्ण होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। अब ए से ओ की वैल्यू दे रखी है 6, बी से ओ तक की वैल्यू दे रखी है 8। तो परस्पर अगर समद्विभाजित करते हैं तो ये वैल्यूज भी आपके पास 6 6 और 8 8 ही हो जाएगी। तो ए से सी वाला जो डायगोनल है ये हो जाएगा दोस्त 12, और बी से डी आपके पास कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। उम्मीद है ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका है सर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमसे क्या कहता है सवाल। क्वेश्चन हमसे कह रहा है भाई 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी हुई है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री आ गई भाई, हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्वेश्चन, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी हुई है, ये 13 मीटर हो गई। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पे है, ये 5 मीटर की दूरी पे है सर। ठीक है। साइन थीटा का मान क्या है, जहां थीटा सीढ़ी और जमीन के बीच का कोण है, इसका मतलब एंगल यहाँ पे बना हुआ है सर। है। तो 5 है 13 है, डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है मेरे भाई, तो आपसे पूछा है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है सर, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये कितना हो जाएगा सर 12/13 आपके पास में हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपके पास में बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा दोस्त। बढ़िया है भाई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। देखिएगा वापिस से आपके पास में सवाल है भाई यहाँ पे, साइन थीटा बराबर 3/5 है, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान आपसे पूछा हुआ है। ठीक है। देखिएगा साइन थीटा दे रखा है, अगर हम थीटा यहाँ पर लेते हैं सर, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अगर 3 है तो हाइपोटेनियस 5 है, दैट मीन्स बेस कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है मेरे भाई, आधार बटे कर्ण। तो 4/5 आपके पास कॉस थीटा हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होगा सर, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपके पास में हो जाएगा। परपेंडिकुलर 3 है सर, बेस आपके पास में 4 है। सॉल्व कर लीजिए, 16 15 31 और नीचे हो जाएगा 4 पंचे 20। तो आंसर क्या होगा 31/20। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा सर। ठीक है भाई, आगे बढ़ें दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा क्या कहता है आपसे सवाल। इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/5 देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सर हमारे पास में होता है भाई साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है सर सेक स्क्वायर थीटा। इसको और आगे बढ़ाएं तो कुल मिलाकर कितना बचेगा सर आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा इंटू आपके पास हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। साइन स्क्वायर थीटा तो दे ही रखा है आपके पास में 3/5 है,
कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकालते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 माइनस 3/5 हो जाएगा सर। तो ये कितना बचेगा दोस्त, 2/5, और 2/5 अगर करते हैं तो 6/25 आपके पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक बढ़िया सवाल आया है, तो समझ क्या कहता है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु 2, 3 और 4, 7 बिंदुओं के समान एक ही सीधी रेखा पर स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एज द पॉइंट 2, 3 एंड 4, 7? 2, 3 और 4, 7 के बीच में ये पॉइंट हमारा स्थित होना चाहिए। अब इस सवाल में अगर हम देखें तो एक ही सरल रेखा पे स्थित है, कुछ इस तरीके से ये सरल रेखा है भाई हमारे पास में। पहला पॉइंट है दोस्त हमारे पास में, सपोज हमने यहाँ पर लिया 2, 3। दूसरा पॉइंट हमारे पास में भाई 4, 7, 4, 7। ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है ये 4 ऑप्शन में से हमारे पास में दिया है, क्योंकि हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, ऑप्शन का यूज यहाँ पे करना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर सपोज हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं 6, 11, पहला ऑप्शन लेते हैं 6, 11। ठीक है। अब अगर ये तीनों पॉइंट हमारे पास एक सरल रेखा में स्थित है मेरे भाई, स्ट्रेट लाइन में अगर ये प्रेजेंट है, तो देखिएगा दो कंडीशन से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक तो आपके दिमाग में ये आएगा सबसे पहले कि इनसे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया 0 होना चाहिए, बट वो अपने आप में एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। सिंपल प्रोसेस हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, स्लोप चेक कर सकते हैं, ढाल निकाल सकते हैं, प्रवणता निकाल सकते हैं। प्रवणता निकालते हैं 2 और 3 से, प्रवणता देखिए कितना होगा भाई। तो 2 और 3 से अगर हम प्रवणता या ढाल या झुकाव निकालते हैं तो y2 माइनस y1/x2 - x1। 7 - 3 ये बनेगा सर 4, 4 - 2 ये बनेगा 2, यहाँ पे ढाल आ रहा है सर 2। ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं सर इन दोनों के बीच, देखिएगा 11 - 7 हो जाएगा सर 4, 6 - 4 2, यहाँ पे भी प्रवणता 2 आ रही है। इन दोनों से भी निकाल के देख लीजिए, 11 - 3 अगर हम करते हैं सर तो 8 बनेगा, 6 - 2 करते हैं 4 बनेगा, यहाँ पर भी प्रवणता कितनी आएगी सर, 2 आएगी। तो सब सभी जगह प्रवणता सेम है, एक्स एक्सेस से झुकाव बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है सर। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे वेरीफाई हो गया। नहीं होता तो फिर सेकंड, थर्ड इस तरीके से हमें चेक करना होता भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे। √5 + √3 इंटू √5 माइनस √3 a + b a माइनस b। तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 जाएगा मेरे भाई, 2 बचेगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है। √8 + √2 का होल स्क्वायर आपको करना है सर, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, या चाहे तो √8 को तोड़ के आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। √8 का स्क्वायर कीजिए 8, 2 का स्क्वायर कीजिए √2 का 2, प्लस 2 इंटू √8 इंटू √2, √8 इंटू √2, √16 4 आ जाएगा, प्लस 8 और आ जाएगा सर बाहर। तो 8 और 2 10, 8 18 आपके पास में बन जाएगा इसका सवाल। ठीक है। चलिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं सर, बढ़िया सवाल। अभी तो कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने देखा, काफ़ी आसान क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 12 संख्याओं का औसत 46 है। जब दो संख्याओं 72 और 84 को हटा दिया जाता है और 3 नई संख्याएं जोड़ी जाती है तो नया औसत 48 हो जाता है। जोड़ी गई 3 संख्याओं का औसत क्या है? जोड़ी गई 3 नई संख्याओं का औसत क्या है? नया एवरेज हमें बताना है सर यहाँ पे। चलिए इसको जमाते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए। अगर 12 संख्याओं का औसत 46 है तो टोटल सम कितना हो जाएगा सर, 12 इंटू 46 हो जाएगा। जब दो संख्याएं 72 और 84 को हटाते हैं, यहाँ से हमने 72 को हटा दिया सर, यहाँ से हमने 84 को हटा दिया, और 3 नई संख्याएं जोड़ी जाती है। अब हमने 3 नई संख्याएं जोड़ी, आपसे इन 3 संख्याओं का औसत ही पूछा। तो जो 3 संख्याएं जोड़ी हमने, सपोज इनका एवरेज ए है, तो सम कितना हो जाएगा सर इनका, 3a हो जाएगा। 3a हो जाएगा इनका योगफल। ठीक है। तो नया औसत 48 हो जाता है। तो नया जो एवरेज है सर वो कितना हो गया, 48। अब संख्याओं पे विचार कीजिएगा। 12 थी, 2 आपने हटा दी, 10 बची, 3 आपने वापिस से जोड़ दी, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 13। अब अगर आप सवाल को गौर से देखें तो पूरा ही सवाल 12 के मल्टीपल में है सर। 12, 12 छिंग 72, 12 साते 84, इसके बटे में भी 12 करते हैं सर, 12 चौक 48, ये हो जाएगा। ठीक है। 46 में से 6 गया भाई, बचा कितना हमारे पास में, 40, 40 में से 7 गया 33, 33 इस तरफ जाएगा भाई, 3 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स। तो a/4 आपके पास कितना होगा सर, 13 चौका 52, 52 माइनस कितना हो जाएगा सर, 33, 33 जाएगा, कितना बचेगा दोस्त, 19, 19 चौक 76। तो ए का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई,
76 आपके पास में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास में बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ें सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमसे क्या कहता है। 15 संख्याओं का औसत 38 है। हमारे पास में टोटल 15 संख्याएं हैं भाई। इन 15 संख्याओं का जो एवरेज है सर वो कितना है मेरे भाई, 38 है। पहली 7 संख्याओं का औसत हमारे पास में 41 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 35 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है, अब देखिएगा कंडीशन क्या है सर हमारे पास में। ठीक है, तो देखिए सबका एवरेज अगर हम ले लेते हैं, सपोज कीजिए सभी का एवरेज 38 है तो 38 ही होगा भाई। 7 संख्याओं में 41 ज्यादा है हमारे पास में। 38 से 41 कितना है सर, +3 है। और 38 से 35 कितना है सर, -3। तो देखिएगा जो +3 हुआ है भाई, ये यहाँ से कम करना होगा। तो -3 हमें करना होगा 7 में, और जो 3 की कमी हुई वो पूरी करनी होगी, तो +3 करना होगा हमें 7 में। तो ये तो बराबर ही है, दोनों कैंसिल आउट। कुल मिलाकर संख्या क्या होगी सर, जो 8th नंबर होगा, जो इनके बीच की संख्या होगी, वो हमारे पास में कितनी होगी सर, 38 ही यहाँ पर बनने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमसे क्या कहता है सर, बढ़िया सवाल है। देखिएगा, एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 2 वर्षों के बाद में अमाउंट दे रखा है। अमाउंट आफ्टर 2 years कितना है सर, 15,972 रुपए है। 15,972 रुपए है। 3 वर्षों के बाद में, इसके बाद में दिया है अमाउंट आफ्टर 3 years, यह 17,888.64 हो जाता है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, देखिएगा जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ होगा सर, जितना भी हमारे पास में मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्योंकि एक ही साल की बात है, सीधे सीधे पैसा क्या है, इसका कुछ प्रतिशत ये हमारे पास में यहाँ पे मौजूद है भाई, 17,888.64। अब देखिएगा 2 से हम यहाँ पे 4 पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज है, कुछ ना कुछ गुना, एक ही साल की बात हुई है। हम चाहें तो यहाँ से ब्याज निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। यहाँ पे ब्याज निकाला जा सकता है कि कितने रुपए का ब्याज मिला। हम डायरेक्ट मल्टीपल से चेक करते हैं। देखिए 2 में ऐसी किस संख्या का गुणा हुआ होगा सर, 4 आ जाए। अगर 10% लिया होगा तो 110 का गुणा होगा। तो 0 से तो यहाँ पे 0 बनना था, संभव नहीं है। 12 में आपका बन सकता है सर, इसका मतलब ये सीधे सीधे कितने परसेंट पे सेट हो रहा है, 112% पे। कैलकुलेशन के लिए नहीं दिया गया। अगर 14 आप लेते तो 4 दूनी 8 बनता, 6 आप लेते तो 6 दूनी 12 बनता। ये सीधे सीधे सवाल है सर 12% पे सेट। क्योंकि हम अगर चेक करें तो डिजिट हमारे पास कहाँ से आ सकता है सर, जब 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो तो आपके पास में 4 बन जाएगा। बाई ऑप्शन ही आप इसको देख के कर सकते थे, करने की जरूरत इसको थी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा, एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है भाई। ए 18 दिन में कर सकता है, बी आपका 24 दिन में कर सकता है। टोटल कार्य ले लेते हैं सर 72 यूनिट। तो 18 चौक 72, 24 दिया 72 हो जाएगा। वे 6 दिन तक एक साथ कार्य पूरा करते हैं। 6 दिन तक एक साथ कार्य पूरा करते हैं। 7, 4 और 3 7, 7 6 42 यूनिट काम हो गया भाई 6 दिन में। बचा कितना, 30 यूनिट काम। अब इस काम को कौन करेगा, बी से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 3 के हिसाब से अगर करता है भाई तो 10 दिन लग जाएगा इसको। इसको टोटल दिन लग जाएंगे सर 10 दिन। सी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा सर। क्या भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही 180 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। ठीक है, यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक है, जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है तो टोटल डिस्टेंस चलनी होती है दोनों की लंबाई के बराबर। ठीक है, समय कितना लग रहा है भाई, 6 सेकंड का। गति कितनी होगी, तो दिशा देखिएगा विपरीत है, इसका मतलब गति आपकी जुड़ जाएगी। पहले की स्पीड 54 है, दूसरे की स्पीड हमें नहीं पता, सपोज एस है, बट ये किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर पर सेकंड में बदलना होगा भाई। तो 5/18 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा भाई, 18 12 300, 300 6 से काटेंगे कितनी बार, 50 बार। 5 से काटिएगा कितनी बार कटेगा सर, 10 बार। 18 आएगा तो 180, माइनस हो जाएगा 54, ये बचेगा भाई 126 आपके पास में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, आई होप ये भी क्लियर हो गया है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है,
दुकानदार उस पर 25% और 10% की क्रमिक छूट देता है। वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य बताना है भाई। तो देखिएगा अंकित मूल्य है 24। पहले हमने डिस्काउंट दिया 25% का, 25% मतलब एक चौथाई का डिस्काउंट दे दिया, तो कीमत कितनी बची सर? 3/4। फिर हमने इसके ऊपर फिर वापस से डिस्काउंट दिया 10% का, मतलब कीमत बची 9/10। 0 और 4, तो 4 से काटिएगा 60 बार, 6 तिरी 18, 18 9 के 162, 1620 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा सर? बी आपके पास में बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा अच्छा सवाल है, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक मंगल अन्वेषण दल भूमिगत जल का पता लगाने के लिए 4 स्वतंत्र सेंसर तैनात करता है। प्रत्येक सेंसर 0.75 की प्रायिकता के साथ सही ढंग से पानी का पता लगाते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिल्कुल करेक्ट राइट होने की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, राइट की प्रोबेबिलिटी 0.75, इसका मतलब कितना है भाई? 3/4। तो सेंसर के गलत बताने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी सर? 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, आगे। मिशन सफल माना जाता है यदि कम से कम 3 सेंसर पानी का पता लगाते हैं। कम से कम 3 सेंसर पानी का पता लगाते हैं। ठीक है, 3 सेंसर अगर पता लगाते हैं तो कंडीशन सही मानी जाती है। ठीक है, तो 4 सेंसर हैं आपके पास में, कम से कम 3 पता लगाना चाहिए, मतलब कम से कम 3 लगा सकते हैं, कम से कम 4 भी लगा सकते हैं, तो भी तो कम से कम 3 की कंडीशन सेट हो रही है। इसका मतलब 2 कंडीशन बनेगी। तो पहली तो जब आपके पास 3 पता लगाए तो टोटल सबसे पहले 4 में से 3 को आपको चुनना होगा, 4 में से 3 को आपको चुनना होगा। 3 अगर सेंसर चुनाव करते हैं तो प्रायिकता होगी सर 3/4 की पावर 3, और एक की प्रायिकता बचेगी, वो हो जाएगी 1/4। अब चारों सेंसर अगर पता लगाते हैं तो ये हो जाएगा सर 4C4, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3/4 की पावर 3। यहाँ देखिए 3/4 की पावर यहाँ 4 होगी ना भाई, यहाँ चारों सेंसर ने पता लगाया, तो 3/4 की पावर 3 तो हम यहाँ से बाहर ले सकते हैं। ठीक है, देखिए 4C3 कितना होता है सर? 4 फैक्टोरियल। 4C3 क्या होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 - 3 फैक्टोरियल। दैट मीन्स यहाँ कितना बनेगा सर? 4 इंटू कितना हो जाएगा सर? 1/4, और प्लस आपके पास कितना बचेगा सर? 3/4 यहाँ पर बचा रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 + 3/4 7/4, और ये हो जाएगा 27/64। तो यहाँ पर हो जाएगा सर 27 इंटू 7, और नीचे आपके पास हो जाएगा 64 इंटू 4। ठीक है, चलिए देखिएगा भाई कितना होगा। सती सती 49, 9 आपके पास में हो जाएगा, बचेगा 4, 14 4 18, 189 डिवाइडेड बाई 256 को डिवाइड करते हैं सर 0.1890 आपके पास में हो जाएगा। तो लगभग लगभग में आप इसको 7 बार तो काट ही सकते हो, 7 टाइम्स, तो 0.738 आपके पास में इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या कहा। From a point P, a tangent is drawn to a circle of radius 12 सेंटीमीटर। ओके, सर्कल का क्वेश्चन है भाई, सर्कल ले लेते हैं। टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो सर्कल तो आना ही है, कि हमने एक सर्कल ले लिया। ठीक है, क्या कहता है भाई? एक बिंदु P से 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जिसका केंद्र P से 37 मीटर दूर है। अगर हम इसका सेंटर भी ले लें साथ में, सपोज ये हमने इसका सेंटर ले लिया सर। ठीक है, इस सेंटर से हमारे पास में पॉइंट है भाई कितनी दूरी पे? 37 मीटर दूरी पे है। ठीक है, एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो स्पर्श रेखा खंड की लंबाई बताइए। ये आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी सर, यहाँ पे ये पी हो गया। आपको रेडियस भी पता है कि ये जो रेडियस है सर ये कितनी है हमारे पास? 12 है, 12 है। ठीक है, आपको निकालना क्या है भाई यहाँ पे? तो आपको स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी। आप जानते हैं यहाँ बनेगा 90 डिग्री का एंगल, स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबवत है, तो ये बन जाएगा हाइपोटेनियस। यहाँ पे क्या होगी सर डिस्टेंस आपके पास में? तो 37 स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 12 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई? 37 में से 12, 37 12 49 7, 37 12 घटाएंगे 25, 7×35 आपके पास में बाहर आ जाएगा, 35 हो जाएगा। ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट ही ये सवाल हो भी जाता भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, एक भविष्यवादी उपग्रह फ्यूचरिस्टिक सैटेलाइट नेटवर्क, 2 क्लस्टर हैं। क्लस्टर ए में 20 उपग्रह हैं आपके पास, ए में आपके पास में 20 उपग्रह हैं भाई।
जिनकी औसत सिग्नल शक्ति 80 यूनिट है, इनका जो एवरेज है सर वो कितना है, 80 है आपके पास में। क्लस्टर बी में 30 उपग्रह है, एक बी है आपके पास, इसमें आपके पास टोटल 30 सैटेलाइट्स हैं, जिनकी औसत सिग्नल शक्ति 100 यूनिट है, इनका एवरेज है सर 100 यूनिट का। ठीक है। आशांकन के कारण क्लस्टर ए के सिग्नल 10% बढ़ जाते हैं, ये 80 से बढ़ के कितने हो गए भाई, 10% बढ़ गए, मतलब 88 हो गए। और क्लस्टर बी के सिग्नल 5% घट जाते हैं, 100 से घट के कितने हो गए भाई, 95 हो गए। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, नई संयुक्त औसत सिग्नल शक्ति क्या है, नया एवरेज हमें बताना है सर। नया एवरेज बताना है तो देखिए 2:3 में है हमारे पास में, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 88 कितना हो जाएगा सर आपके पास, 160, 176, 9×3 = 27, 270 और 15 तो 285, और ये डिवाइड हो जाएगा सर जिस रेशियो में आपने डिवाइड किया, 2:3, दैट मीन्स 5 में। ऐड कर दीजिए 5, 1 तो 0.2 बनेगा, वैसे तो लास्ट में 1 बन रहा है, तो चलिए कोई नहीं, फिर भी 6 और 5 11, आंसर तो सही आया। चलो जोड़ देते हैं, 6 5 11, 1 हासिल 1, 8 8 16 6 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 461/5। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 दूनी 92.2 यूनिट। एवरेज कितना होगा सर अब, 92.2 यूनिट का एवरेज हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 3 साझेदार ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 80,000 का निवेश करता है, बी 60,000 का निवेश करता है, लेकिन 4 महीने बाद व्यवसाय में शामिल होता है। बी के लिए याद रखेंगे, बी 4 महीने के बाद में आया सर। सी पूरे वर्ष के लिए 40,000 का निवेश करता है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 1800 है ना, 1,08,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट हमारे पास हो रहा है। तो बी का हिस्सा बताना है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशो ले लेते हैं, 80 60 और 40, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 चौका 80, 20 तिया 60 और 20 दूनी 40, ये रेशियो है सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट का। टाइमिंग देखिएगा, ए तो पूरे समय रहा 12 महीने, बी 4 महीने लेट आया था सर, इसका मतलब 8 महीने रहा, और सी भी पूरे वर्ष के लिए रहा, मतलब 12। एक सिंपल यहाँ से हम रेशियो बना देते हैं, देखिएगा 4 से काटिएगा सर 3 बार, 4 से काटिएगा 2 बार, 4 से काटिएगा 3 बार, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, सरल अनुपात ले लेते हैं सर, कितना हो जाएगा, 2:1 का हमारे पास में रेशियो हो जाएगा। प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा सर 4 यूनिट, इस 4 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है सर, 108,000, इसका मतलब 1 यूनिट कितने का हो जाएगा सर आपके पास में, 27 का, 27 चौका 108। ठीक है भाई, तो आपके पास में क्या पूछा है, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा है 1 यूनिट, 1 यूनिट आपके पास होगा 27,000 का। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाया जाता है और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलों में ढाला जाता है, इस प्रकार कितने पूर्ण गोले बनेंगे, कितने आपके पास में पूर्ण गोले बनने वाले हैं। ठीक है, तो अर्धगोले को पिघलाया, इसका मतलब 2/3 पाई, और आपके पास हो जाएगा सर 15 क्यू, ये आपके पास टोटल वॉल्यूम था। अब इसको हम डिवाइड करते हैं छोटे गोले के वॉल्यूम से, तो छोटे आपने अर्धगोले नहीं पूर्ण गोले बनाए हैं, इसका मतलब वॉल्यूम होगा 4/3 पाई, 5 की पावर 3 हो जाएगा। पाई पाई खत्म सर, 2 3 2 2, यहाँ पे बचेगा केवल 2, और देखिएगा 15 और नीचे 5 है, तो आपके पास यहाँ पर बचा रहेगा सर 27 और नीचे बचा रहेगा 2। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 13.5 हमारे पास में आ जाएगा। अब 13.5 गोले तो नहीं बना सकते सर, पूर्ण कितने बनेंगे, 13 गोले बनेंगे, और एक हमारे पास अर्धगोला बनेगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है, 12 लीटर निकाला, पानी भर दिया सर। ठीक है, इसका मतलब हमने दूध की मात्रा कितनी कर दी सर, 60 थी, 12 निकाल दिया, मतलब 48 कर दिया। हर बार चेंज कितना हुआ सर, 12 से लीजिए, 5 से कितना हो गया सर, 5 से 4 हो गया। ठीक है, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, इसका मतलब एक बार करने के बाद में 2 बार हमने वापिस से इसको किया, मतलब टोटल 3 बार हमने इस प्रक्रिया को किया है। 3 बार जब हमने सेम चेंज किया तो परिवर्तन कितना होगा, 5 की पावर 3 से 4 की पावर 3, इसका मतलब मिल्क की क्वांटिटी 125 से कितनी हो जाएगी सर, 64 हो जाएगी। इस 125 की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी दे रखी है सर, इनिशियली 60 लीटर है हमारे पास में, 60 है, तो इस 64 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, निकाल सकते हैं,
60 अपने आप में 125 की वैल्यू है, आपको वैल्यू कितने की चाहिए सर? 64 की। 5 से काट सकते हैं इसको, 5 12 के 60, 5 से ही कटेगा मेरे भाई 25 बार, 25 बार, 12 चौका 48, 8 बचा 4, 12 छिंग 72, 4 76, 768/25, 25 से डिवाइड कर दीजिए, 25 तिया 75, बचेगा 18, भाग नहीं जाता, 0.80 हो जाएगा सर। 75 था, एक 18, 180, 180 तो 7 बार और चला जाएगा, तो 30.7 के आसपास देख लीजिए, एक ही ऑप्शन है सी वाला, 30.72 लीटर्स। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखिए एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 12 अंकों से फेल हो जाता है। इसको 30% मार्क्स मिला भाई, 12 अंकों से फेल हो गया तो 12 नंबर और दे दीजिए, ये पास हो जाएगा। ठीक है। जबकि दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक से 16 अधिक अंक प्राप्त करता है। तो दूसरे छात्र को मिले हैं भाई 40% अंक, 44%, और यह उत्तीर्ण से 16 नंबर ज्यादा लेता है, तो इससे 16 नंबर वापिस कर लीजिए। तो ये दोनों कहाँ पर आ गए सर? पासिंग मार्क्स पे, क्योंकि एक ही चीज तो सेम होगी दोनों के लिए, या तो टोटल मार्क्स या तो पासिंग मार्क्स, ये दो चीजें सेम है, तो हमने पासिंग मार्क्स पे दोनों को लेकर आ गए। देखिए 16 12 यहाँ पे हो जाएगा 28, 30% आप घटाएंगे सर, कितना हो जाएगा? 14% आपके पास 28 हो जाएगा। आपसे पूछा अधिकतम अंक, किसी भी पेपर में अधिकतम अंक होते हैं सर 100%, तो 100% कितना हो जाएगा मेरे भाई? 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास में करेक्ट आंसर बन जाएगा सर। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा सर, देखिएगा क्या कहता है। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्षों में 12,000 रुपए हो जाती है। ठीक है, 5 वर्षों में 12,000 हो रही है, तो इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी भाई? प्रिंसिपल रहेगा, 5 साल का साधारण ब्याज अगर हम मिलाते हैं तो ये टोटल कितना होता है मेरे भाई? 12,000 रुपए होता है। ठीक है, और 9 वर्षों में 14,400 हो जाता है। तो प्रिंसिपल प्लस 9 साल का अगर हम साधारण ब्याज जोड़ें तो ये कितना होता है सर? 14,400 रुपए हो जाता है। सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटाते हैं, कितना बचेगा? 4 सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बचेगा सर? 2400। 4 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा सर? 600। साधारण ब्याज का मान 600 आ जाएगा, यहाँ पे पुट कीजिए 3,000, 3,000 कम करेंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरे भाई? 9,000 हो जाएगा। प्रिंसिपल आपके पास में 9,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके पास में बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा। आर त्रिज्या वाले 3 समान ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, इस नए गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिएगा, जब हम किसी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति का निर्माण करते हैं तो आयतन यहाँ पे कांस्टेंट होगा मेरे भाई। तो बड़े गोले का आयतन कितना है? आर त्रिज्या के छोटे गोले को पिघलाया तो आयतन कितना होगा? 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। बट ये एक गोले नहीं है सर, इस तरीके के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया, इसका आयतन कितना होगा? 4/3, सपोज इसकी रेडियस कैपिटल आर है, क्यूब, तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब का ट्रांसफर कीजिएगा सर, तो यहाँ पर लगेगा मेरे भाई क्यूब रूट। आपके पास दो चीजें आएंगी, आर क्यूब और आपके पास 3 आएगा। तो आर तो बाहर हो जाएगा आपके पास, बट आपके पास क्यूब रूट के अंदर कितना बचेगा सर? 3 बचेगा, जो कि आपके पास क्या होगी? कैपिटल आर हो जाएगी सर, कैपिटल आर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आर क्यूब रूट ऑफ 3 आपके पास में बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट हमसे क्या कहता है। एक बेसिक सिंप्लीफिकेशन का हमारे पास में क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर आता है, इसको जस्ट आपको क्या करना है भाई? सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। चलिए तो लेते हैं भाई 1 बाई 1, देखिएगा 45 का स्क्वायर है भाई, 4 पंचे 20 25, ये हो जाएगा 20 25 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है यहाँ पर 28 का स्क्वायर, तो 784 ये हो जाएगा आपके पास में, 784 आपके पास में हो जाएगा। लास्ट आपके पास में है भाई 53 का स्क्वायर, 2809 ये होता है सर हमारे पास में, 2809 आपके पास में हो जाएगा, निकाल सकते हैं ना। 53 का 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 09, 2 डिजिट में लिखा भाई, 5 3 15 दूनी 30 बीच में ऐड कर दीजिए तो 2809 हो जाएगा। चलिए 5 4 9 9 18, 8 हमारे पास में बनेगा सर। ठीक है, 5 4 9 9 18, 8 1 1 1 और 8 9 9 और 2 11, 11 18 आ गया सर, लास्ट में एक ही ऑप्शन है
इसको हमने रूट एन के रूप में व्यक्त किया है ना, रूट एन के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो रूट एन के रूप में लिखा सर, क्या लिखा हमने 5618। इसका कंपैरिजन किससे करना है भाई, रूट ऑफ एन से करना है। तो एन का वैल्यू कितना बनेगा सर, 5618 आपके पास में बन जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा ये सवाल, देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन आया था सर। बेसिक अगर आप कंसेप्ट जानते हैं तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते थे। देखिए, एक आंकड़ा समुच्चय का मानक विचलन 6 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है। ठीक है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाता है और फिर उसमें 5 की वृद्धि की जाती है, तो वृद्धि करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब हम गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो वही ऑपरेशन मानक विचलन में भी हो जाता है, वही ऑपरेशन आपके पास में मानक विचलन में भी हो जाएगा। तो पहले अगर मानक विचलन 6 था, जब आपने 5 की वृद्धि करी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ने घटाने का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गुणा का फर्क पड़ेगा भाई। अब कितना हो जाएगा, 12 आपके पास में हो जाएगा, 12 आपके पास में हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में डी बीसी पर एक बिंदु है, डी से होकर एबी के समांतर, एबी के समांतर हमें रेखा खींचनी है भाई, है ना। तो जब समांतर रेखा खींचनी है तो ए यहाँ पे लेते हैं, बी यहाँ पे लेते हैं, सी यहाँ पर लेते हैं सर। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में डी बीसी पर एक बिंदु है, बीसी पे एक बिंदु लिया सर हमने डी। ठीक है, ए बी के समांतर एक रेखा खींची गई, ए सी को ई पर मिलती है, तो डी से हमने कुछ इस तरफ एक रेखा खींची जो यहाँ पर मिलती है सर, कहाँ पर आकर, ई पर। ठीक है, सी से डी आपके पास में 6 है, और बी से डी तक अगर हम बात करें 3 है। ठीक है, तो त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल 54 है। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हम बता सकते हैं, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों में देखें, ये समांतर रेखा है तो दोनों बनेंगे समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में जो क्षेत्रफल है भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो पहले त्रिभुज की भुजा है 6 और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है 9। इसका मतलब कितना हो गया भाई, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 3 तो आपके पास साइड हो गई। तो जो एरिया है सर वो किस रेशियो में होगा मेरे भाई, तो एरिया हो जाएगा आपके पास 4 और 9 के रेशियो में। इस 4 की वैल्यू दे रखी है सर आपके पास 54, 9 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा सर, 54 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 आपके पास में हो जाएगा। ठीक है, 4 से कटेगा क्या, 2 से तो कट जाएगा भाई, ये सीधे सीधे 2 से कटेगा 27, 13.5 आपके पास में आ जाएगा, 13.5। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 9 पना 45, 5 बचेगा 4, 13 9 के 117 और 4 121, तो टोटल आपके पास हो जाएगा 121.5 यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे देखिएगा, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन हमारे पास में आया है। क्या कहता है, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में केंद्र से 8 और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर दो जीवाएं बनाई गई हैं, दोनों जीवाओं की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके पास केंद्र है सर, यहाँ पे हमने दो जीवा बनाई, सपोज एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, एक बड़ी एक छोटी हमें दिख रही है। ठीक है, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर और 15 सेंटीमीटर दूर, तो ये दूरी है भाई 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से दूरी लेता हूँ सर मैं 15 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में देखिएगा जीवा की लंबाई आपने निकालना है, तो केंद्र से आप यहाँ पे मिला दीजिए, ये हमने मिलाया, इस तरफ भी मिला देते हैं सर। तो दोनों देखिएगा, अगर ये केंद्र है तो ये तो त्रिज्या हो गई, ये 17, तो ये भी कितना होगा सर 17, क्योंकि त्रिज्या है ये, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होगी। 15 है 17 है, ये हिस्सा होगा सर 8, तो इस तरफ का हिस्सा भी होगा 8, 8 है 17 है, तो ये हिस्सा होगा 15, तो ये हिस्सा होगा 15। पाइथागोरस ट्रिपलेट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये जो जीवा है सर, ये वाली जो जीवा है ये टोटल हो जाएगी 16 की, और ये वाली जीवा हो जाएगी सर 30 की। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, अंतर कितने का है सर, इनमें 14 का अंतर, कितने का हो जाएगा मेरे भाई, 14 का यहाँ पे क्या बनेगा, डिफरेंस आपके पास में बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा क्या कहता है सर आपसे, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में एंगल ए और एंगल सी दिया है, एक्स का मान पूछा है, चक्रीय चतुर्भुज है सर, इसके अंदर बना हुआ चतुर्भुज है हमारे पास में, ये कंडीशन। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए का वैल्यू है सर आपके पास 3x+10, ये है सर 3x+10। सी के लिए बात करें 5x-30, 5x-30।
इन दोनों का सम कितना होना चाहिए भाई, 180 होना चाहिए। ऐड कर लीजिए, 5 और 3 8x -20 बराबर होना चाहिए सर 180 डिग्री। 200 हो जाएगा, 8 से काट दीजिए तो 200/8 आपके पास कितना आ जाएगा मेरे भाई, 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, देखिएगा। x = 0.123, इसके ऊपर बार, वैल्यू ऑफ 99x। तो देखिए x का वैल्यू कितना होगा सर, 0.123 के ऊपर बार है तो 0.123, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है बार बार। इसका डेसिमल हम हटा सकते हैं सर, बट यहाँ पे क्या आता है, नीचे जीरो नहीं आता सर, 999 आ जाएगा, 999 आ जाएगा। आपने वैल्यू किसकी चाहिए सर, 99x की। तो 99x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, देखिएगा 99 इंटू एक्स का वैल्यू रखिएगा 123, अपॉन में आप क्या लिख सकते हैं सर, 999 लिख सकते हैं। 9 से काट दीजिएगा 11 बार, 9 से काटिएगा सर 111 बार। 3 से ये कट जाएगा मेरे भाई 41 टाइम, 3 से ये कटता है भाई 37 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा सर, 451 अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे भाई, 37 आ जाएगा यहाँ पे। तो 451/37 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, 3 5/8 -1 11/16 + 2 3/4 आपके पास में है। तो पहले डिजिट ले लीजिए, 3 में से 1 गया 2, 2 और 2 हो गए 4। ठीक है, प्लस लगाइए। अब फ्रैक्शन वाला पार्ट लीजिए, 8 है 16 है 4 है, एलसीएम बन जाएगा सर 16। 8 से डिवाइड कीजिए, 2 2 पंचे 10, यहाँ माइनस है माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 11। 4 चौका 16, 4 तिया 12, 12 ये हो जाएगा सर आपके पास में। तो देखिएगा कितना बचने वाला है सर, -1 11/16 आपके पास में बचने वाला है। तो 4 + 11/16, इसका मतलब 4 11/16, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास में करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों। तो ये थे हमारे पास में सीजीएल मेंस में, सीएचएसएल मेंस सॉरी, सीएचएसएल मेंस में पूछे गए 30 के 30 क्वेश्चन। सीजीएल मेंस तो पहले ही हो चुका, हम ऑलरेडी उसको कर चुके हैं, है ना, पीछे आप जाएंगे आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तो ये सीएचएसएल के मेंस का जो पेपर था भाई, जिसकी आंसर की अभी हाल ही में आई है, तो जिसको हमने लेकर डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपने भी कुछ इसी तरीके से बना चुके होंगे, बढ़िया तरीके से आपका रिजल्ट आने वाला है इस बार। तो आज की क्लास यहीं तक रहने वाली है दोस्तों, वापस से एक नई क्लास के साथ मुलाकात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आप जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट मेरे लिए जरूर से करके जाइएगा। तो मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू एवरीवन।